ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं ब्लैकबेरी विवाद की, जिस पर रिम के तेवर ढीले पड़ गए हैं। सरकार के सामने झुकते हुए रिम ने भारत में सर्वर लगाने की बात मान ली है। गृह मंत्रालय और रिम अधिकारियों के बीच अहम बैठक के बाद ये फैसला सामने आया। रिम को सर्वर लगाने के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है और 2 महीने बाद गृह मंत्रालय सर्वे लगाने के काम की समीक्षा करेगा। ब्लैकबेरी की मैसेंजर और इंटरप्राइजेज सर्विस की मॉनिटरिंग के लिए रिम पर लगातार दबाव बढ़ रहा था। सरकार ने इसके लिए 31 अगस्त यानी आज तक की डेडलाइन तय की थी और कहा था कि अगर रिम नहीं मानी तो देश में ब्लैकबेरी पर बैन लगा दिया जाएगा। टैक्स के नए नियम लागू होने में अभी 1 साल और लगेगा। डायरेक्ट टैक्स कोड बिल अगले साल के बजाय 2012 से अमल में आएगा। बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया। इसके तहत 2 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन महिलाओं को अलग से इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आखिरकार 60 साल पुराने टैक्स के कानून से देश को निजात मिल ही गई। लोकसभा में डायरेक्ट टैक्स कोड बिल के लागू होते ही कारोबारी साल 2011-12 के असेसमेंट ईयर से आपके लिए टैक्स कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसके साथ ही देश के आम आदमी को टैक्स में मामूली राहत भी मिली है। नए डायरेक्ट टैक्स कोड में आयकर पर छूट की सीमा 1,60,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए टैक्स दी गई है, यानी 2 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। चलिए नजर डालते हैं नए टैक्स कोड के अहम बिंदुओं पर। 2 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं। वरिष्ठ नागरिकों को 2.5 लाख रुपए की आय तक टैक्स में छूट का प्रावधान। 2 से 5 लाख रुपए तक सालाना आय पर 10%, 5 से 10 लाख पर 20% टैक्स, 10 लाख से ज्यादा सालाना आय पर 30% तक टैक्स का प्रस्ताव। कॉर्पोरेट टैक्स 30% करना, कोई सरचार्ज या सेस नहीं होगा। होम लोन पर छूट बरकरार, 1.5 लाख तक के होम लोन पर छूट बनी रहेगी। कंपनियों के लिए मैट अब 18% की जगह 20% हो जाएगा, जबकि डिविडेंड पर टैक्स 15% रखा गया है। जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए नए डीटीसी बिल में शेयरों की खरीद बेच से होने वाली कमाई पर भी नजर रखी जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर कारोबारी साल में खरीदे गए शेयर बेच दिए जाते हैं तो उनकी कमाई पर टैक्स देना होगा। लेकिन अगर चालू साल में खरीदे गए शेयर बेचे नहीं जाते हैं तो इसे एक निवेश तो जरूर समझा जाएगा, लेकिन इस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं नौकरी पेशा आदमी को अपनी तनख्वाह पर पहले ही टैक्स दे चुका होता है, उसके प्रोविडेंट फंड निकालने पर उसे अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। जबकि यूलिक पर किए गए निवेश और म्यूचुअल फंड के लिए 5% टैक्स देना होगा। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जहां इस नए टैक्स कोड से आम आदमी के लिए टैक्स की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, वहीं आम आदमी को मिली हल्की राहत के अलावा सरकार के खातों पर डीटीसी बिल का कोई खास असर भी नहीं पड़ेगा। बिजनेस डेस्क, A to Z न्यूज। भारत ने गिलगित बल्टिस्तान इलाके में चीनी सैनिकों की मौजूदगी की जांच कराने की बात कही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विष्णु प्रकाश के मुताबिक अगर ये सही साबित हुआ तो वाकई गंभीर चिंता का विषय होगा। उनका कहना है कि वो हाल के दिनों में आई मीडिया रिपोर्टों की जांच कराएंगे और अगर रिपोर्ट सच साबित हुई तो देश की सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी होगा वो सब किया जाएगा। गौरतलब है कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि पीओके के सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण गिलगित बल्टिस्तान इलाके में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 7,000 से 11,000 सैनिक मौजूद हैं और इस इलाके को बाकी दुनिया की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। We have seen media reports to this effect and are seeking independent verification of these reports. If true, it would be a matter of serious concern and we would do all that is necessary to ensure the safety and security. सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में आरोपी अमित शाह की जमानत अर्जी पर सुनवाई फिर टाल दी है। अब अमित शाह की जमानत पर 7 सितंबर को सुनवाई होगी। सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि उनके वकील टीसीएस तुलसी देश से बाहर हैं और वे 6 सितंबर को भारत आएंगे, जिसके बाद कोर्ट ने शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई 7 सितंबर तक के लिए टाल दी। सीबीआई के गलत इस्तेमाल के मसले पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने इस मसले को उठाते हुए चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया। दरअसल गुजरात की आईपीएस गीता जौहरी ने सोहराबुद्दीन मामले में सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।
उनके मुताबिक अमित शाह और गुजरात के दूसरे बड़े नेताओं को फंसाने की साजिश की जा रही है। सीबीआई पर गुजरात के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गीता जौहरी के सनसनीखेज आरोप से सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले की जांच में एक नया मोड़ आ गया है। जौहरी ने सीबीआई पर अमित शाह समेत राज्य के कई बड़े नेताओं को फंसाने का आरोप लगाया है। जौहरी ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सीबीआई के विशेष निदेशक बलविंदर सिंह को हटाकर गवाह बनाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने उन्हें इस मामले से हटाने के लिए कहा था और उनके निजी सचिव पर भी दबाव बनाया था। 2007 में जब वो इस केस की जांच कर रही थी तब बलविंदर हैदराबाद के कमिश्नर थे और उनसे भी इस केस में पूछताछ की गई थी। सीबीआई के कामकाज पर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और जौहरी के आरोपों पर जांच की मांग की। अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि तीनों पुलिस की भूमिका की, राज्यों की पुलिस की भूमिका की जांच करनी है, तो आंध्र प्रदेश के पुलिस की भूमिका की जांच क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है और तो और वहां के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर को इस पूरे जांच का मॉनिटरिंग अथॉरिटी बना दिया गया है। ये सीधा कॉपी बुक उदाहरण है सीबीआई के दुरुपयोग का। आज ये विषय उठाया गया है, हमने बहस की मांग की है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। वहीं सरकार ने सीबीआई के दुरुपयोग पर चर्चा की मांग को गैर जरूरी करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। अमित शाह के मामले में सीबीआई की जांच गलत हो जाती है। गीता जौहरी की तो आज भाजपा ने दोहाई दे दी सदन में, पर वो विट्ठल पांड्या को भूल गए, हरेन पांड्या के पिताजी को, जिन्होंने सीधी उंगली गुजरात के मुख्यमंत्री पर उठाई थी। तो ये सिलेक्टिव एमनीजिया नहीं होना चाहिए, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। सीबीआई के कामकाज को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में लंबे समय से खींचतान चल रही है। ऐसे में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के इल्जाम ने सीबीआई को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। बात नक्सली आतंक की। बिहार के लखीसराय में नक्सलियों और पुलिस के बीच चली 7 घंटे की मुठभेड़ में 7 जवान शहीद हो गए और 5 जवान जख्मी हो गए। घायल जवानों को रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नक्सली घायल और शहीद जवानों के हथियार लूटकर भागने में भी कामयाब रहे। रविवार से मुंगेर और लखीसराय बॉर्डर पर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही थी, जिसके दौरान नक्सलियों ने पुलिस बल पर हमला बोल दिया था। राज्य सरकार ने शहीद जवानों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि घायलों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो भी इस घटना में मृत हुए हैं उन्हें पर्याप्त और उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, अनुग्रह राशि दी जाएगी। जो हमारी पॉलिसी रही है उसके मुताबिक उनको देंगे। 10 लाख रुपया उनको मिलेगा। और फिर चूंकि वो ऐसा जिला है जहां पर एसआरई के अंतर्गत वो जिला आता है, वहां पर उनके लिए एक खास बीमा भी कराया हुआ है। वहीं बिहार के ही गया में नक्सलियों ने 2 जेसीबी मशीनों को आग लगा दी। हथियारों से लैस नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे मजदूरों के साथ मारपीट भी की। इसके बाद नक्सली फरार हो गए। बधुआ में ये सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है। इस घटना के बाद से मजदूरों में दहशत है और उन्होंने बिना पूरी सुरक्षा के काम करने से मना कर दिया है। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए A to Z न्यूज़।